वेलकम बैक गाइस। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, अब हमको पढ़ना है इंडक्टेंस। ठीक है, तो द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स आर गिवन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन टू मिनिमाइज द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन सो दैट द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन बिकम्स हाई। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइंस हमारे होते हैं वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हम उनको अरेंज करते हैं ताकि उनका इंडक्टेंस कम कर सकें, और इंडक्टेंस कम होगी तो हम पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी जो रहेगी लाइन की उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं कि जो हम कंडक्टर्स यूज़ करेंगे वो सॉलिड या ACSR कंडक्टर्स होंगे, हॉलो नहीं होने चाहिए, और स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स आर निगलेक्टेड। ओके, अब देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ सिंगल लाइन कंडक्टर। पहली बात क्या है कि हम जो टोटल इंडक्टेंस जब भी निकालेंगे तो वो दो इंडक्टेंस का सम होगा, एक होगा इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टेंस रहेगा वो इन्हीं दोनों इंडक्टेंस का सम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में इंडक्टेंस ऑफ सिंगल लाइन कंडक्टर। तो सिंगल लाइन कंडक्टर में जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यू आर अपॉन में 2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, एयर के लिए म्यू आर 1 होता है, तो एल इंटरनल 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जो एल एक्सटीरियर होता है यानी एक्सटीरियर इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ ln d/r हेनरी पर मीटर। d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड r इज व्हाट? रेडियस, राइट? So we know that inductance is given by the sum of internal and external inductance. तो इसको सम करने पे हमको जो फाइनल वैल्यू हमारी आती है वो आती है इंडक्टेंस ऑफ सिंगल लाइन कंडक्टर इज गिवन बाय L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln d/r dash हेनरी पर मीटर। And what is r dash? Effective radius 0.7788 r। ठीक है जी। अब क्या है कि 2 × 10⁻⁷ को हम म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है। अच्छा, अब देखो जो हॉलो कंडक्टर, अब तो क्या था, ऊपर हमने देखा कि सिंगल लाइन कंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है, लेकिन जो हॉलो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इंटरनल इंडक्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो हॉलो कंडक्टर का जो टोटल इंडक्टेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंडक्टेंस के ही बराबर हो जाएगा, और वो होगा 2 × 10⁻⁷ ln d/r। इसमें r डैश नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इंटरनल r तो है ही नहीं, इसमें काउंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडक्टेंस ऑफ हॉलो कंडक्टर जो होता है वो कम होता है सॉलिड या ACSR कंडक्टर के इंडक्टेंस से। तो ऑब्वियसली अगर हम हॉलो कंडक्टर यूज़ करेंगे तो हमारी इंडक्टेंस कम रहेगी, रिएक्टेंस कम रहेगी, और रिसीविंग एंड पावर बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, hollow conductor has zero internal inductance, therefore it has lesser inductance as compared to ACSR, hence it has more power transfer capability। ओके जी, वो तो हो गया था इंडक्टेंस ऑफ सिंगल लाइन कंडक्टर। अब हम देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ टू लाइन कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये मेरे दो कंडक्टर हैं A और B। The radius of conductor A is denoted as RA, whereas radius of conductor B is denoted as RB. The current flowing through the conductor A is IA and the current flowing through the conductor B is IB। ठीक है, तो ये सब ना देखते हुए let's jump to the conclusion, that is something more important here। ठीक है, तो हमने जब कैलकुलेशन की और हमें फिर इसमें ये पता चलता है कि जो
कंडक्टर ए का इंडक्टेंस है वो आया 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर ए डैश हेनरी पर मीटर, same as the single conductor, but here we have to take RA because we are talking about conductor A radius. Okay, similarly इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर बी जो है वो आया 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर वी डैश, ठीक है। सो एज वी नो कि टोटल इंडक्टेंस तो इंटरनल और एक्सटर्नल का सम होता है, राइट। तो हमें यहाँ क्या मिलता है, टोटल L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln d स्क्वायर अपॉन में आर ए डैश आर बी डैश, ठीक है। अगर आर ए और आर बी इक्वल हो जाए तो उस केस में हमारा फॉर्मूला चेंज होकर ये हो जाएगा, दैट इज एल इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln डी अपॉन आर का होल स्क्वायर हेनरी पर मीटर, ठीक है जी। उसी तरह अगर हम इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज लाइन देखें तो हमको सिर्फ एक कंडक्टर का अगर देखा जाए, वेट अ मिनट, हाँ, तो टोटल इंडक्टेंस की बात करें तो वो हमको मिलता है 2 × 10⁻⁷ ln d1 अपॉन आर ए, d2 अपॉन आर बी, d3 अपॉन आर सी का होल पावर 1/3 हेनरी पर मीटर पर फेस, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तीनों की, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 जो कि d के बराबर हो, और रेडियस भी ए बी सी का सेम हो आर के बराबर, उस केस में हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा, L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश। और ये किस केस में पॉसिबल है, जब हम यूज़ करें ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ठीक है जी। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि इंडक्टेंस कम होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंडक्टेंस के कंपैरिजन में। तो यानी कि अगर हम ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन कंडक्टर्स का यूज़ करें तो हम इंडक्टेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। Triangular configuration has lesser inductance than horizontal configuration, therefore higher power transfer capability. Okay. Okay. अब हम देखते हैं रेडियो इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन लाइन ड्यू टू पावर लाइन। Whenever the communication line is running under the power line, a voltage is induced between the conductors of communication line, which is called as radio interference in communication line due to the power line. In order to eliminate the radio interference, either power line or the both are transposed, ठीक है। और इस केस में L हो जाता है 2 × 10⁻⁷ ln d2, ठीक है। दिस पोर्शन इज नॉट very important as per RRP JEE, so we are excluding it here. Further, इंडक्टेंस ऑफ ए बंडल्ड कंडक्टर, क्योंकि अभी तक ने हमने देख लिया था कि सिंगल लाइन इंडक्टर का कंडक्टेंस आई एम सेइंग सिंगल लाइन कंडक्टर का इंडक्टेंस, फिर हॉलो का भी देख लिया, फिर ट्रायंगुलर का भी देख लिया, लेकिन बंडल्ड कंडक्टर अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं उस केस में हमारा जो इंडक्टेंस आता है वो आता है L A इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln DM अपॉन में DS, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली सिंपल है DM और DS, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी चलें तो M कम्स फर्स्ट एंड S कम्स लेटर, सो
That is the case I learned it. And second is that DM is called GMD and DS is called GMR. So here also D comes first and R comes later. So we can learn it by that also. And GMD means what? Geometric mean distance. Okay. And GMR means geometric mean radius. Okay. So we can also talk in terms of GMD. We can refer both the value DM and DS as GMD only, but in that case DM will be called as mutual GMD, whereas DS will be called as self GMD. Okay, so this I don't think is important for RRBJ, because I have solved multiple questions and I don't think I have found any questions which correlates with this concept. ठीक है, हाँ, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. सो अगर हमको डी एस, एंड व्हाट इज डी एस? डी एस इज सेल्फ जी एम डी. हियर वी विल सी डी एस इज सेल्फ जी एम डी और जी एम आर. तो अगर हमको जी एम डी, सेल्फ जी एम डी या जी एम आर पूछ ले दो बंडल ऑफ कंडक्टर्स का, ठीक है, बंडल ऑफ टू का पूछ ले, तो देखो क्या होता है. These are our two conductors and here we have solved it. ds is equal to r dash s का पावर 1/2. एंड इन बंडल कंडक्टर ऑफ 3 अगर यूज करते हैं तो r डैश s स्क्वायर टू द पावर 1/3 and for 4. Yes, so the thing is I have learned like this, that when it has asked for the bundle of 2, so whatever it has asked, इसने जो भी पूछा है, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर और 4 कंडक्टर, वो ओवरऑल के तो पावर में चला जाएगा भाई. देखो यहाँ पे 3 पूछा है तो 1/3, ओवरऑल 4 पूछ लिया तो 1/4, ओवरऑल 1/2, मतलब 2 पूछा है तो 1/2. ठीक है, दैट इज़ द वे आई हैव लर्नड इट एंड इट वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट. फिर उसके बाद the relation is ds is equal to r dash s का whole power 1/2 and in bundle of 3 में r dash s square, right. so जितना भी बाहर वाले का नंबर होगा उससे एक वैल्यू कम एस में लगा दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो एस का पावर 1, यहाँ पे 3 है तो एस का पावर 2, यहाँ पे 4 है तो एस का पावर 3. और फिर मैंने ऐसे करके याद कर लिया था. आई थिंक ऐसे समझने में, सुनने में अजीब लग रहा हो, बट व्हेन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ यू विल डेफिनेटली नोटिस द मेजर डिफरेंस इट विल क्रिएट, आई एम श्योर. So let's see advantages of using bundled conductor. Effective radius is increased, therefore inductance of the line is reduced. ठीक है, रेडियस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस घट जाता है, इंडक्टेंस के घटने की वजह से पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. ठीक है, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस होता है. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्ज इम्पिडेंस है वो कम होता है बंडल कंडक्टर के यूज़ करने से, और सर्ज इम्पिडेंस जो होता है वो √L/C के बराबर होता है. ठीक है, ZS, दैट इज सर्ज इम्पिडेंस, इज इक्वल टू √L/C. And the thing is, surge impedance is reduced but the surge impedance loading is increased. यहाँ पे ये बच्चे थोड़ा मिस्टेक करते हैं, मुझसे भी हो जाती थी शुरू में. ठीक है, ये ध्यान देना है कि सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस हो रहा है, इसके वजह से ट्रांसमिशन लाइन की जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, बंडल्ड कंडक्टर्स को यूज़ करने की वजह से नंबर ऑफ टावर्स जो होते हैं वो भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं. ऑब्वियसली बंडल्ड कंडक्टर्स, नो नॉट दैट, सॉरी, एंड इंटरफेरेंस जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमाइज हो जाती हैं. तो बंडल कंडक्टर यूज़ करने के हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं. ठीक है, फिर हम देखते हैं इंटरफेरेंस इन 3 फेज लाइन.
In three-phase line, due to electromagnetic field effect, IR plus IY plus IB is not equal to 0. And due to electrostatic effect, ER plus EY plus EB is not equal to 0 either, which produces interference in line. ठीक है, यानी तीनों फेज में जो करंट का सम होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, उसी तरह तीनों फेजेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो भी उनका सम ज़ीरो के बराबर नहीं होता, इसके वजह से इंटरफेरेंस आता है. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इंटरफेरेंस द लाइन्स आर ट्रांसपोज्ड. ठीक है, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं लाइन को एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है, ट्रांसपोज L/3 L/3. ठीक है, नथिंग लाइक वेरी मच टू एक्सप्लेन हियर. ठीक है, ओके, we will do capacitance in next video. Thank you.